हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथ अभ्यास में विवेक कुमार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज पार्ट 4 की बात करते हैं। आज चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक कोट है, इसे पढ़ते हैं। यदि आपके अंदर संघर्ष करने की हिम्मत है तो जीत आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपके अंदर संघर्ष करने की हिम्मत है तो जीत रियलिटी में आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का। एक विद्यालय में टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या 180 है। उस विद्यालय में कुल छात्रों में से 70% टेनिस और 60% क्रिकेट खेलते हैं। यदि कोई भी खेल न खेलने वाले का प्रतिशत क्रिकेट खेलने वाले प्रतिशत का 25% है, यानी दोस्तों 60% क्रिकेट खेलते हैं, सवाल में लिखा है। तो विद्यालय में कुल छात्र होता है 60, क्रिकेट खेलते हैं 60%। हम क्रिकेट को सी से डिनोट करते हैं, मेरी भाषा पे ज़्यादा गौर देना दोस्तों। तो 60% का 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी 15%। 15% कोई गेम नहीं खेलते हैं। 15% कोई, 4 से काटिए 15 बार, यानी 15% कोई गेम ना खेलना। कोई गेम कोई गेम नहीं खेलते हैं। कितने? 15%। यही तो बोला है, कोई भी गेम ना खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत क्रिकेट खेलने वाले छात्रों से 25% का 25% है। ठीक है, 25% कोई गेम नहीं खेलते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। हम दो वेन डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। पहला वेन डायग्राम होगा ये, और दूसरा वेन डायग्राम होगा ये। ठीक है दोस्तों, ये हम इस पर लिख देते हैं सी, ये क्रिकेट का हो जाएगा। ये क्रिकेट का हो जाएगा दोस्तों, ये क्रिकेट का, और ये टेनिस का। टेनिस को टी से 15% कोई गेम नहीं खेलते हैं, तो यानी 85% तो गेम खेलते होंगे दोस्तों। क्यों दोस्तों? 85 गेम खेलने वालों का प्रतिशत, यानी 85% गेम खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई गेम ना खेलें, 85% दोनों गेम खेलते हैं। दोनों खेल खेलते हैं। 60% खेलते हैं। ना खेलते कितने हैं? 60। 100 में से 60 निकालेंगे, 40% नहीं खेलते होंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी टेनिस को कितने? 70% खेलते हैं। टेनिस को 70% खेलते हैं। टेनिस को 70% खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, और नहीं खेलते हैं वो बचे 30%। सेम चीज़ वेन डायग्राम, दोनों गेम ना खेलने वाले 15%। 15% को हम बीच में लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट ना खेलने वाले कितने? 40%। और टेनिस नहीं खेलने वाले 30%। पहली बात, यहाँ 15% क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ तो 40% ना खेलने वालों में से 15% तो ये नहीं खेल रहे हैं, तो 40 में से 15 जाएगा, 25 ही बचेगा यहाँ। क्रिकेट नहीं खेलने वाले, प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेलने वाले वो 25% ही हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि हमने निकाले क्रिकेट ना खेलने वाले 40% टोटल। तो देखो 15 और 25 40। सेम ऐसे 30% ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते हैं। 30% ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते हैं, किसके? टेनिस में। जबकि 15% ये हैं, 15 और होंगे। 15% टेनिस में ये है जो कोई गेम नहीं खेलते। टोटल कितने हो गए दोस्तों? टोटल हो गए 25 और 15, 40, 40, 15, 55। 55% लोग ऐसे हैं 55% ऐसे लोग हैं जो कोई गेम नहीं खेलते। कोई गेम नहीं खेलते हैं। ओके दोस्तों, तो बचे कितने? 100 में से 55 ऐसे जो कोई नहीं खेलते। 45% दोनों गेम खेलते हैं। 45% दोनों गेम खेलते होंगे तभी तो। तो 45% की वैल्यू दे रखी है 180। तो हमसे 100% की पूछी है। ये 45 से जाएगा 4 बार। 100%, यहाँ परसेंट है, परसेंट से परसेंटेज खत्म। 4 गुणा 100 कितना होता है? 400। तो कुल छात्रों की संख्या आ गई 400। कुल छात्र आ गए 400।
ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं दोस्तों। इसका अब दूसरा तरीका बताता हूँ मैं। इसका दूसरा तरीका देखना दोस्तों। इतने में करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसमें दे रखा है, सवाल में दे रखा है कि 70% टेनिस खेलते हैं, 60% क्रिकेट खेलते हैं, और 25% ना क्रिकेट ना खेलने वालों का 25%, क्रिकेट खेलने वालों का कोई भी गेम ना खेलने वाले का 25%, यानी 15% कोई ना कोई गेम खेलता है। ठीक है दोस्तों, 15% कोई गेम नहीं खेलते हैं, तो 85% गेम खेलते हैं। 85% गेम खेलते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 70 प्लस 60, 70 प्लस 60 माइनस के 85 कर देंगे, बराबर जो आएगा वो आ जाएगा कितना, 123 माइनस के 85 बराबर 45%। सीधे ये 45% दोनों गेम खेलते हैं, वो वैल्यू आ गया, वो डाटा निकल गया जो 85%, ये दोनों गेम खेलते हैं। अब हम यहीं से निकालेंगे 45% की वैल्यू सेम यहाँ से कर लेंगे, 180 के, तो आगे की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल है, एक विद्यालय में 40% छात्र गणित में, 50% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 140 है। दोनों विषयों में असफल छात्रों की संख्या 30% है। तो विद्यालय में कुल छात्रों में, दोस्तों हम इसको भी सेम तरीके से करते हैं। देखो दोस्तों कैसे करते हैं, यानी असफल, देखो गणित यानी मैथ, गणित में 40% पास हुए हैं, अंग्रेजी में, इंग्लिश में 50% पास हुए हैं। ये पास हैं दोस्तों, ये पास हैं। ओके दोस्तों, और जो फेल हुए हैं, दोनों विषय में फेल, दोनों विषय में फेल, वो बराबर है 30%। दोनों विषय में पास कितने हुए होंगे फिर, 70%। ये दोनों विषय में पास हुए होंगे। ओके दोस्तों, अब फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सीधा होता ही है कि एक सब्जेक्ट में पास, 1 सब्जेक्ट पास प्लस सेकंड सब्जेक्ट पास माइनस दोनों सब्जेक्ट पास, माइनस दोनों सब्जेक्ट पास। तो पता चल जाएगा कि दोनों सब्जेक्ट में टोटल कितने पास हुए हैं। ऐसे हमें पता चल, यहाँ से निकल के आएगा दोनों सब्जेक्ट में टोटल एग्जैक्ट कितने पास हुए हैं। दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए, इससे ये पता चल जाएगा। अब दोस्तों हम निकालते हैं, पहले सब्जेक्ट में पास हुए गणित में 40 प्लस दूसरे सब्जेक्ट में पास हुए 50 माइनस दोनों सब्जेक्ट में पास हुए 70 बराबर हमें पता चल जाएगा दोनों सब्जेक्ट में रियल में पास कितने, 50 और 40 90 में से 70 के 20%, यानी दोनों सब्जेक्ट में 20% केवल पास हुए हैं। जबकि ये कह रहा है कि दोनों विषयों में 140 छात्र पास हुए हैं, यानी 20% की वैल्यू है वो दे रखी है 140। हमसे कुल छात्र हुए हैं, कुल छात्र कितने हैं 100%। 100 से यहाँ पे 100%, परसेंट से परसेंटेशन पे 20 से काटेंगे हम, ये जाएगा 20 से 7 बार, 20 से 7 बार, कुल छात्र बराबर आ जाएगा 700, 7 गुणा 100, कुल छात्र आ गए 700। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, 800 लोगों के एक गांव में 60% हिंदी बोलते हैं, 20% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यदि कोई भी भाषा ना बोलने वालों की संख्या दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या के बराबर है, तो दोनों भाषाएं बोलने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल को हम सेम करेंगे कि ये बोल रहा है दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या क्या है। हम निकालेंगे इसको, इसके लिए 2 वेन डायग्राम बनाते हैं।
वेन डायग्राम नहीं दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने वेन डायग्राम से किया, वैसे सादा सीधे सीधे करते हैं जो फॉर्मूला। 60% बोलते हैं हिंदी। ओके दोस्तों, हम मान लेंगे दोनों भाषा बोलते हैं, X% दोनों भाषा बोलते हैं, दोनों भाषा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 60% हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ पे पहला वेन डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, फिर दूसरा है, ये दो वेन डायग्राम हो गए। पहले वेन डायग्राम में X% दोनों भाषा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं पे आ जाएगा 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स, जो भी दूसरे जो कौन सी है, हिंदी, हिंदी के लिए H मान लेते हैं, H में 60 माइनस एक्स बोल रहे होंगे X%, और इसमें 20% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, यानी 20 माइनस एक्स अंग्रेजी बोल रहे होंगे। अब इसको जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे 60 माइनस एक्स प्लस के 20 माइनस के एक्स, और यहीं पे दोस्तों हम लिखेंगे 20 माइनस के एक्स, और यहाँ से माइनस करेंगे X% को। ओके दोस्तों, जब यहाँ से 60 प्लस एक्स 20, नहीं दोस्तों यहाँ पे होगा X माइनस 20, इस वाले पार्ट में होगा X माइनस 20, जो क्योंकि X बड़ा होगा यहाँ पे, X माइनस 20, तो यहाँ पे हो जाएगा ये X माइनस के 20 माइनस X से X ख़त्म, और ये है माइनस 20 और प्लस यहाँ पर 60 है, घटाएंगे तो X बराबर आ जाएगा, X बराबर आ जाएगा 40। ओके दोस्तों, 40 ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। ओके दोस्तों, 40% लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। X की वैल्यू 40 आ गई। 40% लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब 40% को हम दो भागों में तोड़ेंगे, क्योंकि इसमें बोला बराबर संख्या, यानी 40, तो 20 बोलते होंगे, 20 बोलते होंगे, 20 बोलते होंगे दोनों भाषा, और 20 बोलते होंगे जो कोई भाषा ना बोलते होंगे, यानी 800 का 20%, 1/5, इससे काटेंगे 160, जो कि आंसर नंबर बी है। इसको दोस्तों हम सीधे भी कर सकते थे, 60 हिंदी बोल रहे हैं, 20 अंग्रेजी बोल रहे हैं, 20% कोई भाषा नहीं बोल रहे हैं, तो यही 20% पूछा है, तो सीधे 800 का 20% निकालेंगे, ये भी सही है, ये शॉर्टकट है। ये ऐसे लॉन्ग मेथड करेंगे तो दोस्तों ऐसे करेंगे लॉन्ग मेथड को। ओके दोस्तों, लॉन्ग मेथड को दोस्तों ऐसे करेंगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी द हिंदू और द टाइम्स, एक कंपनी ने द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक सर्वे किया। दोनों पसंद करने वालों की संख्या उतनी है जितनी किसी को पसंद न करने वालों की संख्या है, यानी सीधा कहने का जितने दोनों को पसंद करेंगे उतने ही किसी को पसंद नहीं करता होगा। ठीक है, और करने वालों की 630 लोगों की एक टाइम्स ऑफ 630 लोग टाइम्स ऑफ इंडिया को पसंद करते हैं, और 48% लोग टाइम्स ऑफ इंडिया को पसंद करते हैं। यानी देखो, लोगों में तो बोल रहा है 630 लोग टाइम्स ऑफ इंडिया को पसंद करते हैं, जबकि परसेंटेज में बोल रहा है कि 48% टाइम्स ऑफ इंडिया को पसंद करते हैं। 1750 लोग हैं, तो केवल द हिंदू को पसंद करने वालों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अगर हम इसको प्रतिशत प्रतिशत में निकालें तो देखते हैं दोस्तों, प्रतिशत में कितना निकलेगा। प्रतिशत में निकलेगा दोस्तों 630 लोगों को पसंद कर, 630 1750 का 630 कितना बनेगा, 630 बटा टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स TMS, टाइम्स ऑफ TMI होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखेंगे
हम दोस्तों इसे लिख सकते हैं TOI टाइम्स ऑफ इंडिया। 630 कितने परसेंट? 1750। 1750 गुणा 100%। 0 से 0 खत्म। 7 से काटा 9 बार 90 बार। 7 से काटा 25 बार। 900 25 25 चौका 100 25 36%, यानी 36%। ये कह रहा है, सवाल में बोल रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया को 36% लोग, केवल 36% लोग पसंद करते हैं। 36% लोग पसंद करते हैं, जबकि सवाल में कह रहा है, सवाल में बोल रहा है 48% लोग पसंद करते हैं। ओके दोस्तों, सवाल में 48% बता रहे, जबकि हमने रियल में देखा है तो 36% लोग किसी टाइम्स ऑफ इंडिया को पसंद करते हैं। ओके दोस्तों, 12% लोग किसी को पसंद नहीं करते हैं। 12% लोग किसी को पसंद नहीं करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ से ये निकालेंगे तो हम कितना, 88% लोग हैं। ये 12 घटा देंगे 100 में से। 100 में से 12 घटाएंगे, 12% लोग यहाँ पे देखेंगे तो 12% लोग किसी को पसंद नहीं करते हैं। किसी को पसंद नहीं करते हैं। तो 100 में से 12 घटाए, 88% लोग दोनों को पसंद करते होंगे। 88 में 48 टाइम्स ऑफ इंडिया का निकाल देंगे तो बचेगा 40% लोग। 40% लोग ऐसे हैं जो द हिंदू को केवल पसंद करते होंगे। ऑप्शन नंबर ए, ओनली 40% लोग ऐसे हैं जो केवल द हिंदू को पसंद करते होंगे। यहाँ पे 12% लोग ऐसे थे जो किसी को पसंद नहीं करते थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है, एक परीक्षा 50% छात्र भौतिकी में, 37.5% छात्र रसायन तथा 12% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। लड़कियों की संख्या असफल छात्रों की संख्या के बराबर है तथा असफल छात्रों में से 25% लड़कियां हैं जो 20 हैं। असफल लड़कों की संख्या का प्रतिशत। दोस्तों ये वही सेम हम निकालेंगे इसको। 50% भौतिकी में यानी साइंस में। फिजिक्स में कितने हैं, 50%। और केमिस्ट्री में कितने हैं, 37.5%। पास हैं ये दोस्तों। और दोनों में कितने हैं, दोनों में हैं 12%। हम दोनों का एग्जैक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री माइनस के दोनों में पास बराबर आ जाएगा। दोनों में रियल पास कितने हैं, दोनों में रियल पास कितने हैं, रियल पास कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 50 प्लस के 37.5 माइनस के 12.5 बराबर आ जाएगा 87 में से 87.5 में से 12.5 जाएगा 75%। 75% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास है। ये रियल डाटा है 75%। जबकि सवाल में बोल रखा है लड़कियों की असफल संख्या के छात्रों के बराबर है। लड़कियों की संख्या जो है असफल छात्रों की संख्या के बराबर है तथा असफल छात्रों में से 25% लड़कियां हैं जो 20 हैं। यानी दोस्तों सीधे कह रखा है सवाल में, जितने सफल 25% स्टूडेंट असफल हैं उनमें से 25% लड़कियां, यानी 25 का 25% लड़कियां जो 20 हैं। यानी टोटल लड़की कितनी है, टोटल लड़की है टोटल लड़की तो 25% है, तो कुल लड़की होंगी, कुल लड़की बराबर हो जाएगा, जो कह रही है असफल छात्रों में से 25% लड़कियां जो 20 हैं। यानी 25%, 1/4 का मान दे रखा है 20, यानी टोटल लड़कियां आ गई 80। यानी कुल लड़कियां 80 दे रखी हैं सवाल में। हमसे पूछा लड़कों का असफल प्रतिशत। कुल लड़कियां 80 हैं, हमसे पूछा अब लड़के कितने हैं। अगर एक यूनिट का मान 80 है, यानी कुल लड़कियां 80 हैं,
जबकि ये कितना है, लड़कों में असफल में से 25% है, असफल में से 25%, केवल ये 25% है असफल का, असफल का, असफल का, ये 25% केवल असफल का है, जबकि सफल कितने, 25%, 25% का असफल है, यानी असफल का सिर्फ 25% है, तो असफल का 75% का मान क्या होगा, ये मान है असफल का 75%, जो लड़कों का मान होगा 75/1, 25%, 75/25, यहाँ से काटा 3 बार, 8 के 24, यानी टोटल असफल लड़का 240 है, कुल असफल लड़के बराबर 240 है। तो वो जो है असफल लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, टोटल असफल लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, कुल लड़के बराबर 240 निकला है दोस्तों। अब हम यहाँ से देखते हैं, ये कह रहा है असफल छात्रों से 25% लड़के हैं जो 20 है, यानी 25, जो पास नहीं हुए उनमें से 25% की वैल्यू दे रखी है 20, जबकि होते 100, यानी कुल जो लड़के कितने बचे फिर, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 4 तो टोटल में एक लड़की है, एक लड़की यानी जो एक लड़के उसकी वैल्यू देखे 20, 4 है कुल 80, 80 में से 20 जाएंगे 60, यानी जो असफल हुए हैं वो लड़के हैं 60, जबकि टोटल लड़के हैं 240, तो 60 यहाँ पे लिखेंगे 60/240 परसेंटेज के लिए गुणा 100, 60 से गया 1/4, 4 से गया 25%, यानी असफल लड़कों का भी प्रतिशत दोस्तों 25% आया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसको करते हैं। ये सवाल दे रहा है, एक कॉलेज में 43 अकाउंट्स में, 42 डिटेल्स मार्केटिंग में और 40 सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, तीनों विषयों में 10 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। अकाउंट्स व डिटेल मार्केटिंग में 22 और अकाउंट्स व सामाजिक विज्ञान में 23 तथा डिजिटल मार्केटिंग व सामाजिक विज्ञान में 16 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। केवल 2 विषय में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत, केवल एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जैसे हम 3 वेन डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। पहला वेन डायग्राम, दूसरा वेन डायग्राम दोस्तों, और तीसरा वेन डायग्राम यहाँ बनाते हैं। ओके दोस्तों, अब पहला वेन डायग्राम हम डाल लेते हैं, इसको अकाउंट्स का मान लेते हैं। ये अकाउंट्स को ए लिख रहे हैं, अकाउंट्स, और दूसरा ये वाला डिजिटल का, डिजिटल डिजिटल के लिए डी, ये डिजिटल का हो गया, और सामाजिक विज्ञान का ये एस। ये तीनों वेन डायग्राम हो गए दोस्तों। अब कह रहा है तीनों विषयों में पास होने वाले 10 छात्र, यानी 10 छात्र तीनों में पास हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा 22 छात्र अकाउंट्स व डिटेलिंग में, 22 छात्र अकाउंट और डिजिटल मार्केटिंग में 22, 22 में 10 ये तो 12 ये होंगे। अगला है अकाउंट्स व सामाजिक में 23 छात्र, अकाउंट्स या सामाजिक में 23 हैं, 23 में 10 ये हो गए तो 13 ये होंगे। ओके दोस्तों, 13 ये होंगे, अगर 23 ये हैं तो 13 ये होंगे। अगला कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग और सामाजिक में 16 है, 16 में 10 ये हैं तो 6 ये होंगे। ओके दोस्तों, अब कह रहा है अकाउंट्स में 43, 43 में हो कितने का, 25 और 10 35, यानी 800 ये प्रॉपर केवल अकाउंट्स में होंगे। अगला दे रखा है 42 है डिजिटल मार्केटिंग में, 42 में 22, 18, 28, यानी 14 डिजिटल मार्केटिंग में प्रॉपर केवल डिजिटल मार्केटिंग में पास हुए होंगे। और बोला 40 सामाजिक विज्ञान में, 40 सामाजिक में, 13 6 19, 19 और 10 29, यानी 11, टोटल 11 सामाजिक विज्ञान में हुए। अब कह रहा है दो विषय में उत्तीर्ण कितने हुए हैं,
6 और 12 18 13 31 31। ओके दोस्तों, अब अगला कह रहा है केवल एक विषय में उत्तीर्ण, एक विषय में कितने हुए? 11 और 8 19 19 और 14 33 33। इनका परसेंटेज पूछा गुणा 100। 33 को जब हम भाग देंगे इससे तो लमसम या एक बार 100% की समथिंग आएगा, थोड़ा कम। 31 3133 दिया, 3100 310 33 नम्मा 33 नम्मा हो गया 297 बचा 33 33 दिया 3 93.99%। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 93 आ गया, 93 का एक ही ऑप्शन दिख रहा है 93.99। यही आंसर है दोस्तों इस सवाल का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षा में 53% छात्र गणित में, 61% छात्र भौतिकी में, 60% रसायन में उत्तीर्ण हुए, 24% गणित और भौतिकी में, 35% भौतिकी व रसायन में, और रसायन में 27% गणित व रसायन में उत्तीर्ण हुए, 5% किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हुए। गणित व रसायन में लेकिन भौतिकी में उत्तीर्ण नहीं, गणित व रसायन में लेकिन भौतिकी में नहीं उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत तथा भौतिकी व रसायन में केवल रसायन में लेकिन गणित में नहीं उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत का अनुपात क्या है? दोस्तों पहले हम ये देखेंगे कि दोनों विषय में कितने, ये बोल रहा है 5% किसी में नहीं हुए पास, 5% किसी में पास नहीं है, किसी में पास नहीं है। तो 95% दोनों में पास हुए होंगे, तीनों में, सॉरी 95% तीनों में पास हुए होंगे, तीनों में पास हुए होंगे। क्यों दोस्तों? 95% तो तीनों में पास हुए होंगे। ओके दोस्तों, अब हम जोड़ते हैं पास कितने हो रहे हैं। 53, वही वाला सेम कंसेप्ट लगेंगे। 53 गणित में, 53 प्लस के 61 भौतिकी में, 61 53 प्लस 61 प्लस के 60 रासायनिक में, 60 रासायनिक में, माइनस कर देंगे दोनों विषयों के पास। दोनों विषयों में पास कितने हो रहे हैं? 24 गणित में, गणित और भौतिकी में, 35 प्लस के किस में हो रहे हैं? 35। ये भी माइनस हो गया यहाँ से दोस्तों, एक कोष्ट, यहाँ पे कोष्टक लगा लो दोस्तों। यहाँ पे प्लस में 24 प्लस 35 प्लस 27 गणित और रसायन में। ओके दोस्तों, इनको जोड़ो कितना हो गया? इनको ये हो गया 121 और 53 154, 121 और 53 174, माइनस होगा 24 और 27 होता 24 27 51 और 35, 51 और 35 होता 86। 14 में से 6 गए 8, 16 में से 8 गए 88। यानी इनके अकॉर्डिंग तीनों विषयों में पास, तीनों में पास 88% है। जबकि ये बोल रहे हैं तीनों में पास 95% है। इनका देखो कितना ज़्यादा बोल रहे हैं, 7%। यानी ये 7% ही रियल में, ये 7% ही रियल में तीनों में पास हुए हैं। ये 7% छात्र ही रियल में तीनों में पास हुए हैं। अब सेम हम तीनों का वेन डायग्राम बनाते हैं। अब 3 वेन डायग्राम बनाएंगे। पहला वेन डायग्राम, दूसरा वेन डायग्राम, तीसरा वेन डायग्राम। ये 7% तीनों में पास हुए हैं दोस्तों। ओके, 7%। अब इसमें हम रखते जाएंगे 7%। इसको हम मान ले रहे ये गणित है जी, और ये भौतिकी है वी, और ये रसायन है सी। रसायन है ये आर, रसायन विज्ञान ये आर है। ठीक है दोस्तों, बोल रहा 7% तीनों में और 24% गणित और भौतिकी में। तो गणित में 24, यानी कितना बचा?
24 में से 7 गए 23, 17। गणित और भौतिकी में यहाँ 17 बचा। अरे बन जा, यहाँ 17 बचा दोस्तों। अब कह रहा है गणित और रसायन में 27, तो ये 20 बचा। और बोल रहा है अगला भौतिकी और रसायन में 35, 35 में से 7 ये हैं, 35 में से 7 ये हैं, तो कितना बचेगा 28, यानी भौतिकी और रसायन में 28। तो हमसे पूछा क्या है, भौतिकी में नहीं उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत तथा रसायन में भौतिकी और रसायन में ये बोला गणित और रसायन में कितने हुए 22। देखो दोस्तों गणित और रसायन में हुए 20% का रेशियो है। किसमें, गणित और रसायन में, लेकिन भौतिकी में नहीं, भौतिकी में ये तो है नहीं। अगला पूछ रहा है, अगला दूसरा % उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत तथा भौतिकी और रसायन में, लेकिन गणित में नहीं उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत देखिए। ये गणित में ये वाले उत्तीर्ण 28 ही उत्तीर्ण नहीं है, तो इनका रेशियो होता है ना 28% ये। ओके दोस्तों, ये यहाँ पे रेशियो है। परसेंट से परसेंट खत्म, 4 से काटेंगे 5 बार, 4 से काटेंगे 7 बार। आंसर आ गया 5:7, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों सवाल अच्छा था, मेंस लेवल का, सीजीएल मेंस लेवल का सवाल है। आगे ट्राई करके देखें, एक दो बार वीडियो देख लें, आराम से समझ आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रखा है, 50 छात्रों में से 20 हॉकी, 15 क्रिकेट और 11 फुटबॉल खेलते हैं। 7 हॉकी व 4 क्रिकेट, 7 क्रिकेट व फुटबॉल तथा 5 हॉकी व फुटबॉल खेलते हैं। यदि 8 छात्र कोई भी खेल नहीं खेलते, तो ये दोस्तों 8 नहीं है, ये 18 होगा। ये 18 है, सवाल में मैंने देखा है दोस्तों, ये यहाँ पे 18 होगा। ये 18 है। 18 छात्र कोई भी गेम नहीं खेलते, तो फुटबॉल नहीं खेलते, तो तीनों खेल खेलने वाले तथा ठीक 2 खेल खेलने वालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, इस सवाल को हम करते हैं, वही सेम कंसेप्ट। तीनों के हम 20 हॉकी खेलते हैं, हॉकी प्लस के क्रिकेट प्लस के फुटबॉल माइनस हो जाएगा हॉकी क्रिकेट प्लस क्रिकेट फुटबॉल प्लस फुटबॉल हॉकी फुटबॉल, ये माइनस हो जाएगा। तो हॉकी खेलने हैं 20, 50 में 20 हॉकी खेलते हैं, प्लस क्रिकेट खेलते हैं 15 प्लस और ये कितने खेलते हैं 11 खेलते हैं फुटबॉल, माइनस होगा दोनों 7 प्लस के 4 प्लस के 5। जबकि यहाँ पे 50 छात्र दे रखे हैं, 50 में 18 कोई गेम नहीं खेलते हैं, तो 50 छात्रों में से 18 कोई नहीं खेलेंगे, तो 32% बचेगा। 32 छात्र बचेंगे जो दोनों गेम खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों। यानी 50 छात्र टोटल देख रहे हैं, उसमें हमने देखा कि 18 छात्र कुछ नहीं खेलते हैं, जबकि हमने यहाँ 18 घटाएंगे तो 32 छात्र दोनों गेम खेलते हैं। यहाँ पे देखते हैं दोनों गेम रियल में कितने खेलते हैं। 20, 15, 35 और 11, 46। 46 में से माइनस करेंगे 7, 11, 16। जबकि रियल में यहाँ दिखा रहा है कि 30 छात्र तीनों गेम खेलते हैं। 30 छात्र तीनों गेम खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, 30 छात्र तीनों गेम खेलते हैं। सेम उसी की तरह इसके 3 बनने करेंगे, जो कि यहाँ पर कह रहा है 32 छात्र, तो रियल में कितने छात्र, केवल 2 छात्र तीनों गेम खेलते हैं रियल में देखा जाए तो। 2 छात्र, क्योंकि ये तो फेक है ना, ये तो सवाल बोल रहा है कितने खेलते हैं, पर ये फेक है। रियल में तो ये है ना, हमने रियल में निकाला, रियल में 30 खेल रहे हैं, तो 2 गेम
अब देख रहे हैं यहाँ पर कितने, इसमें से ये घटा देंगे तो 2 गेम खेलते हैं तीनों छात्र। तीनों छात्र 2 गेम खेल, 2 लड़के हैं जो तीनों गेम खेलते हैं, तीनों गेम खेलते हैं। ओके दोस्तों, वेन डायग्राम बनाते हैं हम यहीं से। पहला वेन डायग्राम, दूसरा वेन डायग्राम, तीसरा वेन डायग्राम। पहला वेन डायग्राम मान लेंगे ये क्रिकेट का हो जाएगा, ये फुटबॉल का हो जाएगा, ये हॉकी का। इसमें हम खेलते हैं। अब कह रहा है 7 हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, 7 हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट ये 7 खेलते हैं, जबकि 2 ये खेल रहे हैं, तो 5 बचे, ये 5 बचे, ये 5 बचे दोस्तों। पाँच। अब अगला कह रहा है 4 क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 4 क्रिकेट और फुटबॉल, 2 तो ये खेल रहे हैं तो 2 बचेंगे, ये 2 बचे क्रिकेट और फुटबॉल वाले, 2। और अगला बोल रहा है 5 हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, तो 3 बचेंगे, ये इनका रेशियो पूछा है दोनों का, और अकेले 3 गेम खेले, 3 गेम खेलने वाला है। पहले किसका पूछे, 3 गेम खेलने वाला केवल 2 हैं, रेशियो इनसे पूछा 2 गेम खेलने वाले, यही 2, 3 और 2 5 और 2, 5 और 5 10, 10 ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, दोनों गेम खेलते हैं, तो रेशियो बनाएंगे 2 से ये काटेंगे 5 बार, 1:5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल अच्छा है दोस्तों। अगला है एक एजेंट को, ये आ गए सेल्समैन वाले क्वेश्चन। एक एजेंट को 10,000 तक की बिक्री पर 5% तथा इससे इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि वह कमीशन घटाने के बाद 8,700 रुपये कंपनी को देता है तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम उसकी कुल बिक्री मान लेंगे X, कुल बिक्री बराबर है X। हम कह रहे हैं उसकी एजेंट को 10,000 तक की बिक्री पर 5% मिलता है, ठीक है दोस्तों। उसकी और उससे ऊपर की बिक्री के लिए हमने यानी कुल बिक्री X मान ली हमने। अब 10% पे कितना मिल रहा है उसे, 10,000 पे 5% मिल रहा है। ओके दोस्तों, प्लस उससे ऊपर की बिक्री पे 4% मिलता है, यानी X माइनस के 10,000, कुल बिक्री X मानी ना, उसमें से 10,000 घटा देंगे, उस पर अब 4% मिल रहा है, 4/100 बराबर टोटल मिल कितना रहा, 28,700। ओके दोस्तों, 28,700, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आ गया 500। 500 प्लस के यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ 4 हो जाएगा, 4x माइनस 400 बराबर दे रखा है 4x माइनस 400। 4x के नीचे भी तो 100 आएगा दोस्तों, 4x माइनस 400 अपन 100 बराबर दे रखा है 28,700। ये x मान के किया दोस्तों, तो 4x में से 500 में से 400 जाएंगे, 100 बचेंगे, यानी 500 में से 400 जाएंगे तो 100 बचेंगे दोस्तों, तो 100 बचेंगे। सेम करते हैं हम आगे, 500 4x अपॉन 100 प्लस के 100 बराबर 28,700। ओके दोस्तों, अब आगे सॉल्व करते हैं इस सवाल को। अब दोस्तों यहाँ से आगे करते हैं, इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ से आगे करते हैं कि कुल बिक्री हमने कितनी मानी थी X। अब X में से ये घटा देंगे तभी तो ये इसका निकल के आएगा कमीशन कितना, ये 4/28, ये X में से घटाएंगे 4x
अपॉन में 100, ये प्लस का ये माइनस का 100 हो जाएगा, बराबर 28,700। ओके दोस्तों, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 100x यहाँ पे 100 गुणा हो गई, 100x में से 4x जाएंगे, ये बचेगा 96x। 100 की गुणा x में हो गई 100x, 100x माइनस की 4x बराबर होगा दोस्तों, 100 इधर जाएगा 28800। 100x में से ये 100x में से इसे घटाएंगे तो 96x बराबर 2800। 96 से ये गया 3 बार 300, यानी x बराबर, ये x बराबर 300 आ गया, x बराबर आ गया 300। ठीक है दोस्तों, जबकि हमने कहीं पे परसेंटेज नहीं लगाया, यहाँ पे 100x% था, x बराबर 300, तो यहाँ पे 100 से गुणा हो जाएगा। 100, ये x% है, ये 100 से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 30,000। ओके दोस्तों, यही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों ये। अगले सवाल में इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल में इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, सेम कंसेप्ट लगेगा, सेम क्वेश्चन है। एक्स मानना है तो आप पैसे कर लेना, पर एक्स वाला इतना पेपर में कौन एक्स से नहीं करेंगे पेपर के लिए, करते हैं शॉर्ट कंसेप्ट से। शॉर्ट कंसेप्ट से करते हैं दोस्तों। ये कह रहा है एक विक्रेता को 15,000 तक की बिक्री पर 12% कमीशन तथा 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% अतिरिक्त बोनस मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 7650 है तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों सीधे कह रखा है 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये की बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है, यानी यहाँ तक की बिक्री पर इसे 12% का कमीशन मिलता है। यहाँ तक तो कोई बात ही नहीं है। फिर इससे ऊपर की बिक्री पर, यानी इससे ऊपर 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, 15,000 से प्लस की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। 1% बोनस मिलता है दोस्तों, ठीक है, 1% बोनस। ओके दोस्तों, 1% बोनस मिलता है, 15%, 15,000 से ऊपर, यानी 1% बोनस कितना हो रहा है, 15,000 का 1% हो जाएगा 150 रुपये। 150 रुपये बोनस मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। अगर हम मान लें कि इसे शुरू से 1% का बोनस मिल रहा है, हम शुरू से ही मान ले रहे 1% का बोनस मिल रहा है। यहाँ पे तो इसको कितना मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा है इसको 7650 रुपये। 12% जब मिल रहा था तब इसे 7650 रुपये मिल रहा है, लेकिन 1% बोनस और मिल रहा है। अब हम अपने अकॉर्डिंग मान ले रहे शुरू से इसे 1% बोनस मिल रहा है, तो 1% बोनस अगर शुरू से मिल रहा है तो कुल 13% से मिल रहा है, कमीशन 13% मिल रहा है। अगर 1% बोनस हम शुरू से माने तो 13% कमीशन मिल रहा है, 13% की वैल्यू, और 7650 रुपये तो 12% कमीशन मिला तब मिला। 150 रुपये इसमें और ऐड हो जाएंगे ना दोस्तों, क्योंकि तभी तो 13% होगा, तो 150 और ऐड हो गए, तो 13% बराबर आ जाएगा 7800 रुपये, जो कि 13 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 बार, यानी 600% है, 1/100%, यानी 1 यूनिट बराबर आ गया सीधे 60,000 रुपये। और यही दोस्तों इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। हम इसको इस मेथड से उस सवाल को भी हम ऐसे ही करेंगे दोस्तों। ये शॉर्ट तरीका है इसका, कि इस सवाल में जैसे देखा है 15,000 रुपये तक की बिक्री 12%, जब 12% कमीशन मिलता है तो उसकी कुल कमाई 7650 रुपये, लेकिन 15,000 से अधिक पर 1% बोनस मिलता है, तो 1%, 15,000 का 1% कितना, 150 रुपये। अगर ये बोनस शुरू से मिल रहा होता तो उसे ये 150 रुपये अधिक मिलते, तो हमने मान लिया 150 रुपये इधर जोड़ दिए, हमने अपनी तरफ से मान लिया कि उसे शुरू से 1% बोनस मिल जाते हैं, यानी 13% बोनस मिल रहा है, 150 रुपये और अधिक मिल रहे हैं। 150 रुपये जब 7650 में जोड़ेंगे 1800, जो 13% की वैल्यू है, 13% से जब काटेंगे परसेंट है तो 100% की हमें वैल्यू चाहिए, 100% 100 से गुणा कर दिया, आंसर कितना है 60,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है दोस्तों, एक कंपनी की कुल बिक्री 7% कमीशन देती है। यदि विक्रेता को 3,000 रुपये निश्चित वेतन है, यदि विक्रेता का 3,000 रुपये निश्चित वेतन है तथा 10,000 से अधिक बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है तो उसे 800 रुपये अधिक मिलते हैं। दोस्तों ये सवाल थोड़ा उससे अलग है, पर इसको भी हम शॉर्ट मेथड से ही करेंगे। जब 7% कमीशन मिलती है, जब 7% कमीशन मिलती है तब उसे निश्चित कमीशन है ये। दोस्तों मेरी बातें ज़्यादा सुनना, कमीशन जितना मैं बोलूँ कमीशन है 7%, तब कितना मिल रहा है उसे 3,000 रुपये निश्चित वेतन है। लेकिन कह रहा है यदि विक्रेता को 3,000 रुपये निश्चित वेतन मिलता है तथा 10,000 से अधिक की बिक्री पर, जब वो 10,000 से, यानी यहाँ 7% बोनस कब मिल रहा है, जब वो 10,000 तक की बिक्री करता है, यहाँ लिमिट लगा दी है। इससे अधिक की बिक्री पर, 10 से ऊपर की बिक्री पर, 10 से ऊपर की बिक्री पर उसे क्या मिल रहा है, 4% कमीशन। यानी 10,000 का 4% कितना होगा, 4%, 10,000 का 4% कितना हो जाएगा, 400 रुपये। उसे 400 रुपये कमीशन मिल रहा है। किस पे, 7%, 7% पे 3,000 मिल रहा है, 4% कमीशन मिल रहा है, यानी कम मिल रहा है, 4% कम मिला है, तो हम इसमें से ये 4% का मान घटा देंगे। ओके दोस्तों, 4% का मान 400 घटा देंगे, यानी उसे 2,600 रुपये मिल रहे हैं। 4%, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे कमीशन का कितना, 2,600 रुपये मिले हैं। लेकिन एक और बात है दोस्तों, और उसे 800 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी ये 2,600 जब मिल रहे हैं ना, फिर भी उसे 800 रुपये जो उसे रियल में मिलने चाहिए उससे 800 रुपये अधिक मिल रहे हैं, उससे 800 रुपये अधिक मिल रहे हैं जो उसे रियल में मिलने चाहिए, उससे भी 800 रुपये अधिक मिल रहे हैं। यानी यहाँ से 800 और माइनस कर देंगे हम। ओके दोस्तों, यानी कुल उसे 1,800 रुपये मिल रहे हैं। 1,800 रुपये कम मिले हैं, जब 4%, 3%, 1,800 ये कम मिले हैं, जब 1,800 बच रहे हैं, जब उसे इन दोनों का डिफरेंस बन रहा है, यानी 4% से 7% से 4% पे आ गए तो 3%, यानी ये उसे अब 3% मिला, 3% की वैल्यू इसमें दे रखी है 1,800 रुपये। अब कहोगे 3% कैसे आया ये, तो उसे देखो, उसको 10,000 की कमीशन है तो 7% मिलता है, ठीक है। 7% की निश्चित वैल्यू दे रखी है उसने कि 3,000 रुपये मिलते हैं। जब 10,000 की बिक्री करता है तो उसे 7% बोनस मिलता है, यानी 10,000 रुपये, 3,000 रुपये निश्चित मिलते हैं। लेकिन यहीं पे बोल रखा है कि 10,000 से ऊपर पे 4% मिलता है, 4% का 400 रुपये, ठीक है दोस्तों। यहाँ 4% निकाल देंगे, 3,000 की निश्चित वजह से 400 रुपये निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 2,600 रुपये। लेकिन जो 2,600 रुपये मिल रहा है उसी 3% की कमीशन है, इससे भी 800 रुपये अधिक मिल रहा है, यानी 800 घटाएंगे तो 3% का कमीशन निकलेगा, केवल 3%, यानी 3% की वैल्यू दे रखी है 1,800 रुपये, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 60,000 रुपये। इसका ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी कुल बिक्री पर 13% कमीशन देती है। यदि विक्रेता को 4700 रुपये एक निश्चित वेतन मिलता है तो वह 1200 निश्चित वेतन मिलता है तो वह 12,000 रुपये अधिक की बिक्री पर 7% कमीशन मिलता है और इसे 620 रुपये अधिक मिलता है। दोस्तों जल्दी करते हैं, सेम सवाल है, केवल डाटा चेंज है। 13% जब कमीशन मिल रहा है लेकिन उसका वेतन निश्चित है 4700 रुपये, उसे 4700 निश्चित मिल रहा है, लेकिन 13% मिल रहे हैं 12,000 रुपये। जब 12,000 रुपये की बिक्री करता है 13%, और यहीं पे दूसरा 7% कमीशन, 7%, 12,000 से अधिक पर 7% कमीशन, यानी 12,000 से अधिक पर 7% कमीशन। 7% की वैल्यू जब निकालेंगे, ये निश्चित मिल रहे हैं, निश्चित डेफिनेटली है, निश्चित निश्चित 12,000 का 7% निकालेंगे 84, यानी 840 रुपये, 840 रुपये मिल रहे हैं उसे, किसके, 7% कमीशन के, ये तो निश्चित मिल रहे हैं इसे। अगला कह रहा है 620 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी 620 इसमें और ऐड कर दें, 620 रुपये और ये घट जाएंगे, कितना हो जाएगा, 0, 6, 14, 4700 में से 1,460 रुपये उसे किसके मिल रहे हैं, 1,460 रुपये मिल रहे हैं। इन दोनों की डिफरेंस, यानी 7 7 और 13, 13 और 7 का डिफरेंस 6% की वैल्यू
सवाल में हमें मिल रही है कितनी निकल के आ रही है 1460 रुपये। जब घटाएंगे 0, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पे 47 में से 14 गए 33, यानी 6% बराबर 3340 रुपये। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, 6 से ये कट जाएगा, 6 पंजे 100% बराबर आएगा 6 पंजे 30, 6 और बचा कितना, 6 पंजे 30, ये 2 बार जाएगा ना, 32 होगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, यानी 54,000 रुपये। ये आ गए 100% की वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये सेम सवाल था। जैसे दोस्तों ये दे रखा था 12,000 रुपये 13% बोनस मिलता है, लेकिन उसे 4700 रुपये, ये 13% का मतलब नहीं, उसे 4700 रुपये फिक्स मिल रहे हैं, निश्चित है। तो 12,000 रुपये 13% है, 12,000 से अधिक पर 7% मिला, यानी 7% मिलेगा बोनस। तो रुपये घटेंगे दोस्तों, यानी 13, पहले 13 मिल रहा तो ज़्यादा रुपये मिल रहे होंगे। अब 12,000 रुपये 7% मिला है तो कम रुपये मिले, 840। लेकिन 12 और 13 में से कितने परसेंट का डिफरेंस है, 6%। जब 6% पे 840 रुपये कम दे रहा है, 4700 में से 840 रुपये कम दे रहा है, तब भी उसे 620 रुपये, 6% से भी, 6% की वैल्यू से भी 620 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो हमने ये 620 रुपये भी घटा दिए, 1440 रुपये, यानी ये टोटल 1440 रुपये अधिक मिल रहे हैं। 4700 रुपये हैं जो, ये 6% से 1460 रुपये अधिक है, यानी सीधे शुद्ध कहना है कि ये जो 6% की वैल्यू है वो 1460 रुपये, 4700 से 1460 रुपये ज़्यादा है। 4700 में 1460 रुपये ज़्यादा, हमने वो माइनस की 3240 रुपये बचे, जो 6% की एग्जैक्ट वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकाली जो कि 54,000 रुपये आ गए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये सवाल देखते हैं। एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख पर 2%, 2 लाख का 2%, यानी पहले 2 लाख का 2 लाख का हो गए 2%, बराबर 4,000 रुपये ले रहा है। सेम अगला फिर 2 लाख पे 1.5%, 2 लाख पे 1.5%, ये अगले 2 लाख पे 1.5%, 1.5% हो जाएगा 3,000 रुपये। दोस्त ये गुणा का साइन है दोस्तों, ये भी गुणा का साइन है, 3,000 रुपये। ओके दोस्तों, अब कह रहा है उसकी कुल बिक्री 5,68,000, यानी 1,68,000, 1,68,000 बचे। 1,68,000 पर वह ले रहा है 1% का कमीशन, बराबर 1%, 1% निकालेंगे 1,680 रुपये। यही पूछा कि उसे उसका कमीशन कितना हो, 4 और 3 7 और 6 8680 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। ये तो इजी था दोस्तों, सीधे सीधे था, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें सब चीज़ इजी थी। अगला सवाल है दोस्तों, दो सेल्समैन कविता और कल्याणी को क्रमशः कुल बिक्री पर 12% और 15% कमीशन मिलता है। 20,000 से अधिक की बिक्री पर कविता को 3% तथा कल्याणी को 5% अतिरिक्त बोनस मिलता है। यदि दोनों की कुल कमाई का अंतर 7600 रुपये है तो कविता की कुल कमाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों सॉल्व करते हैं। दो सेल्समैन है, 12,000 20,000 तक की बिक्री पर, 20,000 तक की बिक्री पर हम मानते हैं पहली कौन है, कविता, पहली कविता है, 20,000 तक की पर 12% मिलता है, और दूसरी है कल्याणी, इसे हिंदी में लिख लीजिए दोस्तों कल्याणी, इसे कितना मिल रहा है, 20,000 पे 15% कमीशन। ओके दोस्तों, इसे इतना मिला, लेकिन कह रहा है 20,000 से अधिक की बिक्री पर, 20,000 से अधिक की बिक्री पर 3% कविता को मिलता है। अधिक की बिक्री पर, 20 से अधिक की बिक्री पर, दोस्तों यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ उसे सुनना, 20 से अधिक की बिक्री पर 3% मिलता है, जो कि कल्याणी को 20 से अधिक पर 5% मिलता है। 20 से अधिक पर 5%, किसको, कल्याणी को। तो 20 से अधिक पर 3% और मिलेगा, 3% की वैल्यू कितनी, 600। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 2,000 का 5% कितना होगा, 1,000 रुपये।
यही कह रखा है दोनों दोस्तों की, यदि दोनों ये कविता और कल्याण के अतिरिक्त बोनस मिलता है यदि दोनों की कमाई का अंतर 650 रुपये है। दोनों की कमाई का अंतर 650 रुपये। हमें दोस्तों भी पता ही नहीं कमाई कितनी है, तो कविता और उनकी कमाई कितनी है। दोस्तों यहाँ 600 तो ये उसमें ऐड हो ही रहे हैं, 1000 ये मिल रहे हैं, 1000 में 2000 20,000 ही है ना रुपये, तो 20,000 में कविता और कल्याणी हमने अलग अलग निकाले, जबकि 600 तो यहाँ कविता के पास आ ही गए ना, ये कल्याणी के पास कविता के 600 आ ही गए। यहाँ कितने ज़्यादा, 400 रुपये। 1000 में 400 रुपये तो ज़्यादा हैं, जो कि यहाँ 400 रुपये कम मिल रहे हैं। दोनों के अंतर में 400 रुपये कम मिल रहे हैं, यानी 7600। दोनों के अंतर में डिफरेंस में, दोनों के डिफरेंस में 7600 प्लस 400 रुपये का डिफरेंस होगा, बराबर 8000 का डिफरेंस है दोनों में। ओके दोस्तों, 8000 का डिफरेंस दे रखा है दोनों में। अब बोल रहा ये वैल्यू कितने की है, ये वैल्यू 15% की है दोस्तों। अब कैसे 15% के वो बताता हूँ दोस्तों मैं। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 8000 रुपये, जबकि ये 8000 रुपये कितने की वैल्यू, 5% की वैल्यू। यहीं पे कल्याणी का हमने वेतन देखा, तो यहाँ इंक्लूड होगा। जब इंक्लूड हुआ 7600 दोनों की कमाई का अंतर अंतर देख रहे हैं दोस्तों, तो 5%, यहाँ तो 3% इसमें आ गया, 5%। 7600 प्लस 400, 8000। 8000 वैल्यू दे रखी है 5% की, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये। हमें किनका वेतन बताना है, कविता। कविता का कितना है, कविता का है 15%, सॉरी कविता का 12%, 12/100। कविता का 12, कविता की 12% वो तो 15% वेतन है कविता का दोस्तों, सॉरी ये 15% वेतन। पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 गुणा 16 होता है 224, यानी 24,000 रुपये। जबकि एग्जैक्ट रियल वेतन आएगा, ये कमीशन हटा के 3% कमीशन लगाई थी ना हमने, तो 600 रुपये वो माइनस कर देंगे, एग्जैक्ट वेतन आ जाएगा उसका, रियल वेतन जो उसका रियल वेतन होगा, रियल वेतन, रियल वेतन आ जाएगा उसका कितना, 23,400। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यही आंसर है इसका। सवाल अच्छे हैं दोस्तों, ये सेल्समैन वाले सभी क्वेश्चन मेंस में आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, एक और ये सेल्समैन का ही क्वेश्चन है, इसको करते हैं दोस्तों। अब ये वाला करते हैं। एक विक्रेता पहले 3,000 की बिक्री पर A% तथा शेष बिक्री पर B% कमीशन प्राप्त करता है। B% कमीशन प्राप्त करता है। जनवरी में 7,000 की बिक्री पर उसे 960 रुपये, और फरवरी में 8,000 की बिक्री पर इतने रुपये, कितने, 1110 रुपये मिलते हैं। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। दोस्तों जनवरी में उसका कुल वेतन है कितना, 7,000। 7,000 में पहले वाले 3% पे 1% लेता है, 3,000 की बिक्री पर 1%, यानी 3,000 की बिक्री पर 1% प्लस बचा 7,000 जनवरी का वेतन। 7,000 में ये घटाया, कितना बचा, ये बचा 4,000। 4,000 की बिक्री पर 20% लेगा, बराबर इन्हें मिल रहा है 960 रुपये। सेम इसमें दे रखा है, पहला विक्रेता 3,000, फरवरी में पहले पे 3,000 रुपये कितना है, 3,000 रुपये दे रखा है, A% प्लस बचा 5,000, 5,000 रुपये दे रखा है, B% बराबर कितना, 1,110 रुपये। ये दे रखा है। यहाँ परसेंट से परसेंटेज काटेंगे तो ये हो जाएगा 30 से 30, यहाँ से ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे तो ये 40 B अपॉन में 50 अपॉन में 50 अपॉन में क्या दोस्तों, 40 भी होगा यहाँ पे, 40 भी, और नीचे 50 भी। यहाँ 960, यहाँ कितना होगा, 1100
10। इनका डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा 10 भी बराबर 11 से 10। 10 भी बराबर यहाँ से घटाएंगे 0.5 0.5 और ये कितना है 150 यहाँ से गया ये, यानी बी बराबर आ गया 15%। ये बी की एग्जैक्ट वैल्यू हो गई, बी बराबर 15%। बी अगर 15% है तो हम 960 का निकालेंगे तो ए का आराम से निकालेंगे। यहाँ पे बी का मान 15% है, 15 चौका 60, यानी पहले स्टेटमेंट में बी का मान रखते हैं 3000 ए परसेंट प्लस के बी का कितना है 4000 का 15% कितना होता है 600 बराबर 960 रुपये। 960 में से 600 घटाएंगे, 960 में से 600 घटाएंगे तो 3000 का 1% बराबर 3000 का 1% बराबर है 360, यानी 3000 पे 360 रुपये ब्याज मिली है तो हम यहीं से निकालेंगे 360 ब्याज है 3000 पे गुणा 100, 3000 बराबर ए। ओके दोस्तों, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 360 रुपये ब्याज है, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यहाँ तक के 3 जीरो से 3 जीरो, 3 से गए 12 बार, यानी ए बराबर आ गया 12%, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा सवाल था, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आयकर की दर 27% बढ़ा दी जाए, शुद्ध आय 3% कम कर दी जाए तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों ये कह रखा है आयकर, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आयकर की दर में कमी, आयकर की दर बढ़ी हुई साइड आता है, आयकर की दर बढ़ी बराबर नेट आय, यानी शुद्ध आय में कमी, शुद्ध आय में कमी परसेंटेज, शुद्ध आय में कमी परसेंटेज। नेट आय में बड़ी दर कितनी है 27%, यहाँ पे 27% लिख देंगे बराबर, नेट आय में कितनी कमी है 3% की, 3% यहाँ लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 3% बराबर यहाँ पे गुणक नेट आय एन, नेट आय एन। ठीक है, तो हम परसेंटेज से परसेंटेज के हम 3 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 9 बार। ओके दोस्तों, जब हम आयकर की बड़ी रेट निकाल रहे हैं यहाँ पर तो काटेंगे, अब हमें एन निकालनी है, कितनी आयकर की दर, सॉरी दर निकालनी है, एन नहीं दर, एन 3% बढ़ी है, दर आर निकालनी है कितनी है तो 9, तो आर बराबर हो जाएगा 1:9। ओके दोस्तों, जब दर निकालनी रेट यानी 9 तो उसका क्या है 9 है उसका नेट इनकम, नेट इनकम 9 है, नेट इनकम दे रखी है उसकी 9 तो नेट इनकम है, और उसकी आय में कितनी बढ़ी है 1, यानी टोटल इनकम कितनी है 10 रुपये, 10 पे 1 ब्याज मिल रही है, 10 पे 1 ब्याज मिल रही है, 10 पे 1 ब्याज, यही आंसर थोड़ा 100%, 100 से काटेंगे 10 बार, यानी 10%। ऑप्शन नंबर डी, यदि आयकर की दर 27% बढ़ा दी जाए तो शुद्ध आय में 3%। दोस्तों ये वाला फॉर्मूला लगा के सीधे नेट आय की कमी और आय दर की बढ़ी, आय दर में बढ़ोतरी और नेट आय में कमी, ये लगाएंगे सीधे, उससे रेट पूछा था, रेट निकला है ऐसे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है आयकर की दर बढ़ाई जाए जिसके परिणाम स्वरूप करदायिता 12% वर्ग, यानी वही रेट 12% वर्ग शुद्ध, तो कह रहा है नई आय दर ज्ञात कीजिए, नई ज्ञात करनी है। ओके दोस्तों, यहाँ से करते हैं 12% बढ़ी, सेम सवाल 12, अब तो सूत्र लिखना ही नहीं, 12% बढ़ रही है किस पे तो न्यू निकालनी है, न्यू आय दर,
गुणा 3। ओके दोस्तों, न्यू नई आय दर निकालेंगे। अभी तो आय दर दे रखी है ना, नेट आय दर है ये, नेट आय दर। इनका रेशियो बना लेंगे, नेट आय दर और ये आयकर, आयकर यानी टैक्स टी। तो टी बटा एन, नेट आयकर और टैक्स बराबर टी बटा एन बराबर बटे 3 बार है। इससे काटेंगे 1/4। ओके दोस्तों, यानी 4 तो उसकी नेट है, एक पे उसे वो मिल दिया, 4 नेट है, एक ब्याज मिली यानी 5। टोटल आय भी 5 है, उस पे एक वो मिली है ब्याज। तो कितना हो जाएगा, 100 से गुणा 20%। अगर हमसे दर पूछता, दर रेट पूछता क्या रेट है, तो 20%। लेकिन हमसे पूछा नई दर क्या है, नई दर हम कैसे निकालेंगे, 20% तो ये है। ओके दोस्तों, मिल कितना रहा है उसको, 10। तो इसे ऐसे करेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, अब यहाँ से आगे करते हैं। 20% निकला, ये ओल्ड है, ये दर ओल्ड है, ओल्ड। अब न्यू दर निकाल लेंगे। न्यू दर, न्यू दर बराबर न्यू रेट, न्यू रेट निकालना है दोस्तों। न्यू रेट होता है न्यू रेट। न्यू रेट कितना हो जाएगा, 20% ओल्ड गुणा कितना, 100 से 12% दर ये कर देता, 12% होता है ये वाला। तो 100 से कितना 12 बढ़ेगा, 112 कितना 100 पे गुणा 100। 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 22 5 100 पॉइंट 2, 22.4%। ये न्यू रेट आ गया, ऑप्शन नंबर ए 22.4 न्यू रेट है ये। ओके दोस्तों, अगला सवाल है अगला सवाल दे रखा है, एक व्यक्ति की आय 18,000 रुपये बढ़ जाती है दे तथा दे कर 18% से घटकर 15% हो जाता है। दोनों स्थिति में उसे 29.95 आय कर मुक्त है। तो दोनों स्थितियों में कर दे समान है। तो प्रारंभिक आय क्या है, प्रारंभिक आय हम मान लेंगे, प्रारंभिक आय बराबर एक्स, यानी प्रारंभिक आय पर 18% ले रहा है, 18 एक्स पे 18%। हम एक्स पे 18% ले रहे हैं पहले रेट टैक्स, फिर एक्स पे 18%। और दोनों स्थितियों कर आय कर मुक्त है। 29.95 को हम अप्रोक्स मान लेंगे 30% पे। ठीक है दोस्तों, अगर 30% कर मुक्त है तो 70 पे ले रहे होंगे दोस्तों, ये 70% पे ले रहे होंगे। 30% कर मुक्त बता रहे हैं तो 70% पे तो टैक्स ले रहे होंगे, बराबर होगा कितने पे, 18%। एक्स प्लस के 18, एक्स प्लस के 1800 गुणा, यही तो बढ़ रही है, एक्स प्लस के 1800 बढ़ गई, एक्स में 1800 बढ़ गई, और यहाँ पे घट के दर कितनी घट गई, 15%। 15% गुणा, सेम दोनों स्थिति में सेम बताया ना, यहाँ पे 29% हमने 30 बना, तो कितने पे ले रहा होगा, यहाँ पे भी 70 पे, 70% पे। 70 से 70 खत्म हुए दोस्तों, 15 से ये गया 3 बार, ओ सॉरी 5 बार, 3 से गया 5 बार, और ये गया 6 बार। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म है, तो 5 दोस्तों हम करेंगे इसको, 6x बराबर होगा 5x प्लस 18 पंजे 90, 9,000। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9,000। यही हमने माना प्रारंभिक आय उसकी कितनी बताई, मानी हमने x की वैल्यू मिल गई हमें 9,000 रुपये। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति की आय 20,000 रुपये, एक व्यक्ति की आय 20,000 रुपये बढ़ जाती, 2,000 रुपये बढ़ जाती है यदि 14% से घटकर ये हो जाए। दोनों स्थिति में उसे, यहाँ पर दोनों स्थिति में 20% और 30% आय दे रखी है, कर मुक्त दे रखी है। तो इसको हम करेंगे वही सेम, x% आय मानेंगे, वर्तमान आय, वर्तमान पूछिए दोस्तों, तो हम प्रारंभिक आय हम मानेंगे, प्रारंभिक आय बराबर दे रखा है
एक्स, तो हम एक्स पे मारेंगे, एक्स पे 14% ही, फिर दोनों स्थिति में यहाँ पे 20% है, तो 20% में 20% कर मुक्त है, तो 80% पे तो कर लग रहा होगा दोस्तों, 80% बराबर दे रखा है 2000 रुपये बढ़ जाती है एक्स प्लस के 2000 और गुणा घट के 12 रह जाती है 12%, जबकि कर मुक्त है 30%, तो 70 पे तो टैक्स दे ही रहा होगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 7 से ये कटा, 7 से ये कटा 2 बार, 2 से कटा 6 बार, फिर 2 से कटा 3 बार, फिर 2 से कटा 4 बार, यानी 4x बराबर दे रखा है 3x प्लस के 6000, 3 गुणा 2 6000, तो x बराबर आ जाएगा 6000। ये तो प्रारंभिक है, हमसे वर्तमान पूछो, वर्तमान में 2000 रुपये और बढ़ गई है, यानी प्लस 2000 रुपये बराबर आ जाएगा 8000। ये इसकी वर्तमान व्यक्ति की वर्तमान 8000 रुपये है। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय एक व्यक्ति की वार्षिक आय एक्स से बढ़ जाती है और उसकी प्रारंभिक आय 28,800 थी, लेकिन दे कर 12% से घटकर 10 हो जाता है। दोनों स्थितियों में 27% कर मुक्त है, तो दोनों स्थितियों में उसकी आय में वृद्धि ज्ञात कीजिए। आय में वृद्धि ज्ञात करनी, यानी दोस्तों यहाँ पे हमें प्रारंभिक आय की बात दे रखी है कितनी, 28,800। ओके दोस्तों, इस पे बोल रहा है 12% कर है, तो 12% कर, और दोनों स्थितियों में 27% है, तो दोनों स्थितियों में जो लगाएंगे तो 27 से 27 कट जाएगा, इसे नहीं लिखेंगे अब दोस्तों। अगला हम बढ़ जाएंगे, x% बढ़ जाती है, यानी 28,800 प्लस एक्स, ये बढ़ जाती है, फिर कर घट के कितना रह जाता है 10%। ओके दोस्तों, परसेंट से परसेंटेज खत्म। अब यहाँ पे हम निकालेंगे ये 5 दोस्तों, ये बचा 5 और ये बचा 6% हम निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा, परसेंट से परसेंट 6 8 48 हासिल लगा, हासिल 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, परसेंट 2 जीरो, यहाँ पे दोस्तों जीरो आएगा क्योंकि हमने परसेंट से परसेंट खत्म किया है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 जीरो, 6 8 48 हासिल लगा 4, 6 8 48 2 52 हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 5 17 बराबर यहाँ पर 8 प्लस लागे 4 5 8 40 44 हासिल 44 हासिल 4 8 5 दूनी 10 14, ये आएगा 1,44,000। 5x बराबर 1,40,000, यानी 5x बराबर आ जाएगा 1,72,000 से ये घटाएंगे, जीरो बचा, फिर दूसरा जीरो 8 8 और यहाँ से 12 में से 4 गए 8, और यहाँ पे कितना बचा 16, 16 में से 2, ये 5x बराबर उठा 28,000, 28,000 ये, तो x बराबर हमें निकालना है, x बराबर निकालना है, तो 5 से काटेंगे 55 25 बचा 3 5 7 35 बचा 2 5 7 55 25 बचा 3 38 5 7 35 बचा 3 30 5 6 30 जीरो। उसका आय वृद्धि है, उसका आय वृद्धि है प्रति उसमें 5760 रुपये, 5760 रुपये। ओके दोस्तों, अब आगे के सवाल देखेंगे दोस्तों कल।